हेलो एवरीवन। आज हम उस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बाइनोमियल के बारे में कुछ सीखा था, बाइनोमियल पढ़ते क्यों हैं, उसका इंट्रो देखा था, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी जो आगे हमें जरूरत पड़ेगी। आज जो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा था। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों सेम होते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मैंने बता दिया था। ठीक है, आगे किसी भी फैक्टोरियल से अगर आप एक डिजिट निकालते हैं तो अंदर एक डिजिट कम हो जाती है, ये भी पता है। ठीक है, अब अगर आप एक डिजिट निकालेंगे तो एक डिजिट कम हो जाएगी। अब अभी फर्दर अगर निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। फिर फॉर्मूला हमने देखा था, NCR की वैल्यू कितनी आई थी? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी n एज इट इज रहता है, r एज इट इज रहता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला था NCR। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अब हम उसके आगे चलते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा कि 8C6 की वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो 8C6 निकालने की जगह पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8C2। ये कैसे आता है? बेसिकली हम करते क्या है, 8 एज इट इज लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम रहती है। प्रोसेस हम बता चुके हैं, प्रूवमेंट भी करा चुके हैं। लास्ट वाली क्लास अगर नहीं देखी तो आप लास्ट वाली क्लास देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इसको निकालना ज्यादा इजी होता है। जितनी छोटी वैल्यू यहाँ पे होगी उतनी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? इसको हमें 2 बारी ओपन करना है, तो 8 7 2 बारी ओपन कर दिया और नीचे भी इसको ओपन कर देना है, तो वैल्यू आएगी, इसको कैंसिल कर दो, 28 इज द आंसर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये प्रॉपर्टीज देख रहे थे। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो क्या थी हमारी? NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। जो अभी हमने क्वेश्चन लगाया था इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, यानी 8C6 को हम लिख सकते थे 8C8 माइनस 6 यानी 8C2। ठीक है, कुछ बड़ी कैलकुलेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको हटा देते हैं। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो अब हमें पढ़नी है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर NCP इज इक्वल टू NCQ तो P और Q में क्या रिलेशन होगा? तो हमको बताना है कि P एंड Q इन दोनों में रिलेशन बताना है, क्या आएगा? इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, तो क्या चीज या क्या कंडीशन हो सकती है इन दोनों के बीच में, वो हमें देखना है बेसिकली। पहली चीज आप ये समझिए कि ये भी हमें, ये भी क्या है? एक नंबर है, और ये भी क्या है? एक नंबर है। तो अगर दो नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब है उनकी हर चीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है भाई, इसको सॉल्व करते हैं तो एक नंबर मिलता है, इसको भी सॉल्व करेंगे एक नंबर मिलेगा, यानी दोनों नंबर इक्वल है। और दोनों नंबर इक्वल कब आते हैं? जब उनकी हर एक चीज इक्वल होती है। तो यहां से पता चलता है कि P बराबर होना चाहिए QQ। ऑब्वियसली बात है, इतना एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आती है कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, यानी P प्लस Q बराबर होना चाहिए N के। ये तो समझ में आ गया पहला वाला पार्ट। भाई अगर ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और दोनों इक्वल है तो हर एक पार्ट इक्वल होना चाहिए, समझ में आ रहा है।
लेकिन ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी किसी भी एक पार्ट में लेफ्ट साइड या राइट साइड में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस वाले पार्ट में अप्लाई करेंगे पहली वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए ऐसे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी, देखिए n सेम रखना है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं, तो n माइनस टी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, एन सी क्यू के। तो अगर दोनों चीजें इक्वल है तो अभी भी ये भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, p साइड जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू। समझ में आ रहा है। तो ये इसलिए है कि कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को, उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने मान लिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एन सी पी इज इक्वल टू है एन सी क्यू के, तो हमारी दो कंडीशन आती है कि P बराबर होना चाहिए Q के और P प्लस Q बराबर होना चाहिए N के, दो कंडीशन आती हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 6c x स्क्वायर माइनस 6c2। तो आपको x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, फाइंड x, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो ऐसे आ जाएगा कि 5c2 बराबर है 5cx के, तो x की वैल्यू सिंपली 2 लिख देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ y दे दिया और कहेंगे कि x और y में रिलेशन क्या आएगा, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इतना पता होना चाहिए इनको, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, पहली कंडीशन है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इस साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर करना आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर आपको आने चाहिए। अभी इसके फैक्टर करेंगे, इसका बेसिकली इससे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 1 है और लिखा नहीं होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2, और 2 के ऐसे फैक्टर करने के ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, हमने इसके फैक्टर कर दिए इसी x के, और ये -2 है। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा, और यहां से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा। अब x -2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, -1। और निगेटिव नंबर हम लेते नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर या होल नंबर हम लेते हैं। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अगर आप एकेडमिक में ऐसा करके आ जाते हैं कि एक ही कंडीशन आपने चेक कर दी और आपका आंसर आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन दिए होते हैं, हो सकता है कि दूसरे वाले से एक नया आंसर आ रहा हो, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, ये सेकंड वाली कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पहली p है और ये q है, ये वैल्यू 6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो वैल्यू जाएगी -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसके फैक्टर हो पाएंगे, आप देख लो, इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां से वैल्यू पॉसिबल नहीं आएगी, तो यहां से हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, यानी यहां से हम x का नॉट x आप फाइंड नहीं कर सकते, या आप रियल या नेचुरल नंबर नहीं आएगी, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहां से एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, x इक्वल टू 2 इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। आप इसके फैक्टर करेंगे, अगर नहीं है तो आप, एक रूल आता है x की वैल्यू कैसे निकलती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे b आपको पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट और ये c होता है। a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है। रख दो जरा, वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4 इंटू 16/2 वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 17/2। देखिए आप x इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटीजर नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया था। लेकिन हाँ, एक पॉसिबल सोल्यूशन कभी कभी मिल जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एकेडमिक में आप एक ही सोल्यूशन करके आ सकते हैं, इतना टफ लेवल ही नहीं आता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आई, अगर ये दो सिचुएशन दे रखी हैं तो या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों का सम n के इक्वल होगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या आप इसको फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पास्कल रूल। ये आपको मिलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ज्यादातर। ठीक है, वहां पे ये काफी अच्छे से पूछा गया और इसका प्रूवमेंट आता है, इसका प्रूवमेंट पूछा जाता है। प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको देखना है, काफी अच्छा है। कई लोग घबराते हैं इसके फॉर्मूले से, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझा देंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला होता है क्या। बस आप फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला इनका लिखा हुआ है, जो इनका फॉर्मूला है वो ऐसे लिखते हैं ये कि NCr प्लस NCr माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये इनका फॉर्मूला है, ठीक है। पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले को अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे, ठीक है, अगर आप फॉर्मूले को अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए कैसे समझना है, इसको इंडेक्स बोल। अभी हमें ये देखना है कि इन दोनों के कंपैरिजन में क्या क्या चीजें कॉमन मिल रही है। इंडेक्स क्या है, दोनों का सेम। दो टर्म को हम ऐड कर सकते हैं बाइनोमियल पास्कल रूल के हिसाब से, हम दो ही टर्म को ऐड कर सकते हैं। दोनों की n की वैल्यू सेम होती है। r में देखिए आप में 1 की कमी होती है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होगा। यानी दोनों को कंपैरिजन में कोई भी एक टर्म में r की वैल्यू छोटी होगी। और जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या दिखा रहे हैं कि n में एक ऐड कर दिया गया, जितनी भी इंडेक्स की वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दिया गया है, और r की इन्हीं दोनों में से बड़ी वैल्यू चूज करी गई। बस यही फॉर्मूला है। आपको समझ में आता है कि अगर आप ऐड करोगे, दो टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो इंडेक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए, r में एक की कमी होनी चाहिए। जब आप उनको कंबाइन कर दोगे तो इंडेक्स में हम एक ऐड कर देंगे और r की बड़ी वैल्यू चूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5C3 प्लस 5C2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हमें बताया कि r सेम है, इसमें एक की कमी है, बिल्कुल सही है। मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही पास्कल रूल की। इंडेक्स सेम होने चाहिए एंड r में एक की कमी होनी चाहिए। दोनों के कंपैरिजन में एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, तो हमें पता है कि इन दोनों में एक ऐड कर देंगे, तो यानी 5 था तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6, और इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है 3। यही आंसर है। समझ में आ रहा है। देखिए दो टर्म्स में अभी इसका यूज जब हम सीरीज में करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और आपके एकेडमिक में तो जरूर आपका प्रूवमेंट पूछा जाता है। बेसिकली आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, इसका प्रूवमेंट अभी हम कराते हैं। कुछ क्वेश्चन और कर लें, जैसे पास्कल रूल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर प्रूवमेंट कराते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं 5C2 5C3 6C4 7C5 8C6, इसकी वैल्यू निकालनी। इस टाइप की सीरीज दे रखी है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमें कोई दो टर्म्स ऐसे उठाने हैं जिनमें इंडेक्स सेम हो और r में एक की कमी। तो इधर से देखेंगे तो हमें नहीं दिख रहा है, इधर से दिख रहा है कि हमारे पास ये दो टर्म्स ऐसे दे रखे हैं
जिनमें हमारी कंडीशन फॉलो हो रही कि इंडेक्स सेम है, आर में एक की कमी बिल्कुल है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक टर्म दे देंगे। ये दोनों ऐड होके क्या देंगे, ये दोनों ऐड होके दे देंगे, इंडेक्स में एक ऐड कर देंगे 6C3, नेक्स्ट टर्म है हमारा 6C4। तो यही सीरीज होती है। आप बस उन ये टर्म्स हमने तो सीक्वेंस में लिख रखते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, बीच में एक यहाँ पे दे दिया, दूसरा वहां पे दे दिया है, तो आपको पहले ऐसे दो इंडेक्स देखने हैं जिनकी वैल्यू सेम है और आर में देखना है एक की कमी है, तो हमको उठा के यहाँ पे रख देना है, एक साथ रख देना है, फिर सीरीज बनती चली जाएगी। वो जो रिजल्ट आएगा वो किसी और से मैच करेगा, उनका रिजल्ट किसी और से मैच करेगा, ऐसे ऐसे हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। अभी देखिए इन पे भी हमारा पास्कल रूल अप्लाई हो रहा है। पास्कल रूल क्या कहता है, इंडेक्स सेम होने चाहिए, आर में एक की कमी होनी चाहिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंडेक्स में हम एक ऐड कर देंगे और आर की बड़ी वैल्यू चूज कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 7C5, ठीक है। अब फिर हमारी सीरीज अप्लाई हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनमें एक ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और आर की बड़ी वैल्यू नेक्स्ट टर्म है 8C6, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 9C6, हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम पहला वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करा देंगे तो 9C3 हो जाएगी, यानी इस पर 9 को 3 बारी ओपन करना है और नीचे 3 को भी ओपन कर देना है, बस ये आंसर हो जाएगा 3 4 मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। बस अगर आप उसको एक बार अच्छे से समझ लो तो इसका प्रूवमेंट देख लेते हैं जरा। इसका प्रूवमेंट आता है और काफी अच्छा प्रूवमेंट है इसका, एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसके। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, हम दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्यों लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डेटा ज्यादा है मेरे पास कंपेयर टू राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में एक ही टर्म दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म दे रखे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, एक टर्म में हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इनके फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n r और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल प्लस, सेम फॉर्मूला है n और ये पूरा r है यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो n माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल। इतना समझ में आया, ये n फैक्टोरियल एज इट इज, ये r फैक्टोरियल एज इट इज, इन दोनों का डिफरेंस जब n माइनस r करोगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए फैक्टोरियल में कैलकुलेशन या तो हम बिल्कुल ओपन करके करेंगे, ठीक है, या तो कॉमन लेके करेंगे, और कॉमन हम सिर्फ फैक्टोरियल पूरा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डंडी कॉमन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतनी उम्दा मैथ नहीं लगानी, आपको पूरा फैक्टोरियल कॉमन लेना है। अब फैक्टोरियल में एक चीज है कि हम छोटे नंबर को बड़ा नंबर बना सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन वो टफ टास्क है। लेकिन हम बड़े नंबर को छोटा बना सकते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल को हम 4 बनाना है तो हम 5 निकाल लें और अंदर 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे n फैक्टोरियल में से अगर हम n निकाल लेंगे तो एक कम हो जाएगा अंदर, ठीक है। यही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है कि आपको एक नंबर निकालना है और अंदर एक कम कर देना है, ताकि हम दूसरे वाले के लेवल पे ले आए और कॉमन ले लें। यही प्रोसेस करना है। ये दोनों सेम है, इनमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, r और r माइनस 1, r और r माइनस 1 में कौन बड़ा है, सिंपल सी बात है, r बड़ा है तो r को छोटा कर सकते हैं, यानी r अगर हम निकाल लें बाहर तो इसी के लेवल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया n फैक्टोरियल, अगर हम r फैक्टोरियल से निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा अंदर। फैक्टोरियल यही होता है कि अगर आप 8 फैक्टोरियल दे रखा है तो 8 है तो अंदर कितना बचेगा, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल ही तो बचेगा, यानी 7 फैक्टोरियल। अगर आप n नंबर ले लीजिए, n है तो अगर आप n निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, एक डिजिट आपने निकाली, यानी जो पूरा नंबर था वो अगर एक नंबर बाहर निकाला आपने लास्ट वाला तो एक कम हो जाएगा अंदर। इन दोनों में सिमिलरिटी होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
ये इतना है, इसमें +1 है, n माइनस आर इधर भी है, n माइनस आर इधर भी है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, n माइनस आर, लेकिन इस साइड +1 है, इस साइड नहीं है, तो हमें पता है कि कौन सा पार्ट बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें n माइनस आर इधर भी था, n माइनस आर इधर, लेकिन एक्स्ट्रा 1 उस साइड है, तो ये वाला पार्ट बड़ा है, मतलब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा प्लस। समझ में आ रहा है? इस वाले पार्ट को हमें इसके लेवल में निकालेंगे, यानी हमें ये पूरा पूरा डिजिट एक बार निकाल लेंगे तो ये कम हो जाएगा अंदर, तो ये वैल्यू n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम ये बाहर निकालते हैं तो n माइनस आर प्लस 1 अंदर का हमें एक कम करना है, n माइनस आर प्लस 1 था और -1 अगर हम करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी बचेगी, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए आप दोनों को कंपेयर करिए तो लगभग फैक्टोरियल वाले सारे टर्म एक ही लेवल पे आ चुके हैं, तो अब हम फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस फैक्टोरियल। वैल्यू कितनी, यहाँ पे क्या है, ये चला गया, ये बचा 1 में r प्लस ये और ये चला गया n माइनस आर प्लस, इतनी वैल्यू बच रही है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है भाई, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, फैक्टोरियल वाले जितने टर्म थे एक ही लेवल में थे, सारे बाहर निकाल लिए हमने। वैल्यू क्या बच रही है वो देख लेते हैं जरा, एलसीएम लेना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इधर ऐसे लिखे दे रहे हैं कि यहीं पे वही पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा। ठीक है, यानी ये सिंबल रिपीट हो रहा है, यही वाला पूरा पूरा पोर्शन हम लिख नहीं रहे वहां पे, ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ पे है। अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू आएगी n माइनस आर प्लस 1, ये इधर आ गया, ये r इधर आएगा, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, r n माइनस आर प्लस 1, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या बच गई, ये पोर्शन बच रहा है और ये पोर्शन, अभी हम ये पोर्शन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बच रहा है n प्लस 1 अपॉन में। ठीक है, n प्लस 1 आ रहा है और अपॉन में कितना आ रहा है, r n माइनस r प्लस 1, ये पोर्शन आ रहा है। अब जो चीज हमने जहां से निकाली थी, यानी r से r निकाला था तो ये बचा था, तो हमें जो चीज जहां की है वहीं पे वापस से लगा दे, यानी r माइनस 1 के पास r आया है, n माइनस r फैक्टोरियल के पास ये प्लस 1 वाला आएगा, n माइनस r के पास प्लस 1 वाला आएगा। ठीक है, यही तो थे, तो हमें वापस से उन्हीं के पास, यानी r को इसके साथ जोड़ देना, इसको इसके साथ लगा देना, तो ये वाला पोर्शन ऊपर है, तो यानी n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल है, r यहाँ आके क्या हो जाएगा, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, n प्लस 1 माइनस r, हमने प्लस 1 n के साथ लिख दिया और ये एज इट इज है n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप इतना क्लियर है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, r इसके साथ मल्टीप्लाई में तो किसी के साथ करा सकते हैं, लेकिन हमें जो जिसका टर्म है उसी के साथ रखेंगे, r को r के साथ रखेंगे, n माइनस r के साथ ये n माइनस r वाला लिख दिया हमने। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब वापस से पॉज करके जैसा भी है हम इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए, अभी देखिए इस पोर्शन को, ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो ये n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, बस यही फाइनल आ चुका है हमारा, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n प्लस 1 माइनस r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अभी क्या है, ये लग रहा है कि हमें n प्लस 1 में से निकाला, जैसे हमें 8 फैक्टोरियल में से 8 निकालेंगे तो अंदर बचता है 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी अगर हम इस पोर्शन को देखें तो इसको वापस से ये लिख सकते हैं, यानी n फैक्टोरियल अगर लिखा है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो अगर हमारे पास ये दे रखा है तो उसको हम ये लिख सकते हैं,
और अगर ये दे रखा है तो हम ये लिख सकते थे। दोनों साइड काम करते हैं ना। तो अगर एक छोटा नंबर फैक्टोरियल में उसके बड़े वाले नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको पूरा पूरा बड़ा लिख सकते हैं। ऐसा लग रहा है n+1 निकाला गया बाहर, यहाँ से देखिए n निकाला था तो ये बचा था, ऐसा लग रहा है n+1 निकाला था, यानी वापस से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यही पोर्शन है यहाँ पे, आपको बस ये देखना है। ये देखिए ये वैल्यू हो जाएगी n+1 फैक्टोरियल, यानी अगर आप n+1 निकालोगे तो ये बचेगा। यहाँ देखिए ये कंबाइन हो जाएगा तो r फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी r फैक्टोरियल में से r निकालोगे तो ये बचता पूरा इतना आता। अभी यहाँ पे देखिए n+1 अगर कंबाइन हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी n+1 माइनस r फैक्टोरियल। देखिए ये निकालते तो एक कम हो जाता है। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस होता है NCR। तो वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर क्या है n+1 CR, यानी n ऊपर रहेगा r यहाँ रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है। NCR का फॉर्मूला है, सिंपली यही प्रूफ करना था। प्रूवमेंट बहुत इजी है, बस आपको समझ के चलना है। करना क्या है, आप ओपन करिए सिंपल फॉर्मूला, फैक्टोरियल सेम लेवल पे ले आइए, बड़े वालों को छोटा करके, ठीक है, कॉमन लीजिए, सॉल्व करिए, सीधा फॉर्मूला बनता है। आई होप इतना क्लियर है। थोड़ा सा लग रहा होगा टफ है, लेकिन आप उसको समझ लेंगे। इसको आप वीडियो जब तक नहीं समझ में आता है आप रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। अगर आपको समझ में आ जाता है, प्रूवमेंट एज इट इज आता है एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो इसके आगे का पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ठीक है।